हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों आज का टॉपिक है हमारा हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर बाय इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले हमने सीरीज मतलब की मींस कॉम्बिनेशन और ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस हमने डिस्कस किया था, जो कि हमने सीरीज ऑफ पैरेलल में। तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। तो बच्चों आज का टॉपिक है हमारा हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों ये हमारा सर्किट हो गया, जिसमें ये आर क्या रेजिस्टेंस है, ये एक्स और वाई क्या हो गए, तुम्हारे टर्मिनल हो गए। इस पे जो आर रेजिस्टेंस है, आर ओम रेजिस्टेंस है, इस पे हमने वोल्ट मीटर लगा दिया है। अब वोल्ट मीटर लगा दिया है तो हम इस पे रीडिंग नापेंगे, मतलब कितना हमने हीट प्रोड्यूस की है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हम हीट नापेंगे। तो बच्चों देखो Q इक्वल टू आई टी, ये हमने सबसे पहले पढ़ चुके हैं। हम Q इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया। अब व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q मूव्स अगेंस्ट अ PdV, द अमाउंट ऑफ वर्क डन W इज गिवन बाय, मींस जब भी हम किसी पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से लेके आते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क अपॉन, बच्चों बोलो वर्क अपॉन, कमेंट में आंसर देना। जो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला होता है, वर्क डन इक्वल टू V इंटू क्यू, मीन्स W बराबर क्यू वी। ये होता है कि नहीं, ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है कि नहीं बच्चों। तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू आई आर। अब बच्चों फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें पुट करते हैं हम। W बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू ये आई टी इंटू आई आर, मतलब आई स्क्वायर आर टी। W बराबर क्या आया, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है बच्चों। अब जो W हमारा वो क्या है, इलेक्ट्रिक वर्क डन। समझ में आया कि नहीं बच्चों। अब देखो W हो गया हमारा इलेक्ट्रिक वर्क डन, तो W बराबर क्या, आई स्क्वायर आर टी आ रहा है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, जो अमाउंट ऑफ हीट है, अमाउंट ऑफ हीट क्या है, H। ठीक है बच्चों, तो हम क्या बोल देंगे, जो अमाउंट ऑफ वर्क इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट, मतलब W बराबर क्या हो गया, H हो गया। तो W बराबर क्या हो जाएगा, और H बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, मतलब H बराबर हो गया आई स्क्वायर आर टी। अब बच्चों इसी को हम क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये क्या है हमारा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब इसके बाद जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, अब ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, मतलब हम यहीं से डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों समझना है इसको। जो हमारा H है, एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या है, जो H है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, रेजिस्टेंस के, ये हमारा सेकंड हो गया। और जो थर्ड है H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T टाइम के, ये हो गया हमारा थर्ड। मतलब जो हमारा H है, हीट है, वो किन किन पे डिपेंड कर रहा है, I पे कर रहा है, R पे कर रहा है और T पे कर रहा है। अब देखो बच्चों, अगर मैं I को डबल कर दूं तो हीट कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। देखना बच्चों, समझना इधर ही। अगर मैं H बराबर हो गया, ये H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के है, तो हमने I डैश कितना हो जाएगा, 2I, तो H डैश कितना हो जाएगा, 2I का होल स्क्वायर, मतलब 4I स्क्वायर। आई स्क्वायर किसकी, H डैश,
मतलब H डैश कितना हो गया 4H। ये बच्चों समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से ये हमारे हीटिंग, ठीक है बच्चों, ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब हम हीटिंग इफेक्ट की कुछ एप्लीकेशन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा इलेक्ट्रिक हीटिंग एप्लियंस, मतलब जो हमारे इलेक्ट्रिक हीटिंग एप्लियंस होते हैं। देखो सब बच्चों, फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट हैज वेरी लार्ज रेजिस्टेंस, क्योंकि इनका क्या लार्ज रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखो बच्चों, और बाकी का इसमें है जो लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो वही तो हीट एनर्जी होगी। मतलब कि अगर हम लार्ज रेजिस्टेंस नहीं रखेंगे तो हमारी हीट एनर्जी ज्यादा होगी, नहीं होगी। इसलिए जो हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको हम क्या बोल रहे हैं, हीट एनर्जी। सेकंड है हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों रखते हैं? अगर इसका लो मेल्टिंग पॉइंट रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जल जाएगा, मतलब वर्क नहीं करेगा, ब्रेक हो जाएगा। इसलिए हम इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं, ठीक है। इट कैन हीटेड टिल रेड हॉट विदाउट मेल्टिंग, मतलब कि जैसे आपने बल्ब में देखा होगा, जो उसमें स्प्रिंग सी होती है, जब वो हीट करती है तो एकदम रेड हो जाती है। रेड होने से क्या वो ग्लो करने लग जाएगी, इसलिए इसका हम हाई मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं, ठीक है। तो इट कैन हीटेड टिल रेड हॉट विदाउट मेल्टिंग, मतलब विदाउट मेल्टिंग, विदाउट मेल्टिंग के अलावा हम इसको जो हमारी जब तक रेड नहीं हो जाएगी, जब तक रेड नहीं हो जाएगी, जब तक, ठीक है बच्चों, समझ में आया कि? इसलिए हम इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रखते हैं। नेक्स्ट है डज नॉट ऑक्सीडाइज बर्ट अवे इजीली इवन एट हाई टेम्परेचर, मतलब और इसलिए क्योंकि ये जल्दी पिघले ना या बर्न ना हो, इसलिए हम इसका टेम्परेचर कितना हो जाए 1000 डिग्री सेल्सियस तक हम रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, थर्मल एक्सपेंशन इज नॉट वेरी लार्ज। जो इसका थर्मल एक्सपेंशन है, मतलब थोड़ा वो जो एक्सपेंशन होता होगा वो क्या है, बहुत बड़ा नहीं है, इज नॉट वेरी लार्ज। समझ में आया कि आपने उसमें बल्ब में देख सकते हो, आपने देखा भी होगा। नेक्स्ट, इट डज नॉट लूज एंड कॉज एनी इन्फ्लेशन प्रॉब्लम। अब इनमें क्या है, किसी में भी एक भी इन्फ्लेशन प्रॉब्लम नहीं आती है। उसका रीजन है क्योंकि जो हमारा लॉस और मतलब कॉज हो रहा है इन्फ्लेशन का, इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, इसका भी क्या होता है, जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है वेरी हाई होता है, जिससे वो जो फिलामेंट है वो पिघले ना, ठीक है। जो हमारी फिलामेंट होती है वो किसकी बनी होती है, टंगस्टन की बनी होती है, और इसका टेम्परेचर कितना होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, मतलब 3380 डिग्री सेल्सियस तक वो हमारा टेम्परेचर सेम, मतलब एक लिमिट हो गई इसकी। अब ये क्या है, प्योर मेटल है, मतलब प्योर मेटल है तो इसलिए ग्लो करेगा। समझ में आया कि नहीं, क्या करेगी, ग्लो करेगी। इसलिए जो स्प्रिंग बल्ब की होती है वो ग्लो करने लग जाती है, क्योंकि उनका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, हाई हो गया, और टेम्परेचर बढ़ गया। हीटिंग की वजह से वो क्या करने लग जाएंगे, ग्लो करने लग जाएंगे। ग्लो करने से एकदम जो हमारा जैसे लाइट वगैरह, मतलब जो बल्ब से जो लाइट निकलती है वो निकलती है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज मतलब जैसे तुमने फ्यूज वायर सुने होंगे, कॉपर निकल के होते हैं, हर किसी के घर में होता भी है। जब भी जैसे घर से हम बाहर लगाते हैं, क्योंकि कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है सबसे पहले उसका फ्यूज आए। अगर हम फ्यूज नहीं लगाएंगे तो अगर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ घर में तो वो क्या कर जाएगा, जो हमारे इलेक्ट्रिक एप्लियंस हैं जैसे फैन है, बल्ब है, फ्रिज है, ये सब क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, मतलब फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज है किसका बना होता है, कॉपर और निकल का, ठीक है बच्चों। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो होता है। लो इसलिए होता है जब भी शॉर्ट सर्किट हो तो लो मेल्टिंग पॉइंट में क्या वो तार ब्रेक हो जाएगा, मतलब जो कॉपर और निकल का जो वायर होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, मतलब लो एमपी की वजह से, ठीक है बच्चों। और लो एमपी इसलिए हम जो हमारे देखा होगा पहले के टाइम में जैसे ट्यूबवेल वगैरह होते थे तो वहां वो फ्यूज लगा देते थे। क्यों लगा देते, क्योंकि अगर कोई शॉर्ट सर्किट कहीं किसी लाइन में होता है तो जो फ्यूज था वो ब्रेक हो जाता था,
वापस से उसको एक ताला पेड़ा कॉपर या निकल का, उससे वापस से फिर लगा दिया तो फिर वर्क करने लग जाता था फ्यूज। तो इसलिए इट ब्रेक इन केस ऑफ ओवरलोडिंग, मतलब ओवरलोडिंग के लिए होते हैं। नेक्स्ट है हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट जो हमारे हीटर में जो हम जनरली जो स्प्रिंग यूज करते हैं वो किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की बनी होती है, जिसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, रेजिस्टेंस भी क्या होता है, ज्यादा होता है, और हीट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हीट ऑटोमेटिक ज्यादा होगी, क्योंकि हमने अभी हीट का फॉर्मूला पढ़ा था जूल्स लॉ, H बराबर I²RT। तो जो H था वो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल R के था, इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं। अब जिसमें 60% निकल होता है, 25% आयरन होता है, और 15% क्या होता है, क्रोमियम होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया है कि नहीं। वापस से ये सारी चीजें रिकॉल कर लेना एक बार वीडियो पॉज करने के बाद, या वापस रिपीट कर लेना। ठीक है बच्चों, अगर अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। अब बच्चों इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर कैन बी डिफाइंड एज द rate of doing work। क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, या इलेक्ट्रिक वर्क हो गया। अब जो इलेक्ट्रिक पावर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक वर्क डन, इलेक्ट्रिक वर्क डन अपॉन टाइम। ये हो गया कि नहीं बच्चों। ठीक है बच्चों, मतलब P बराबर WE अपॉन T, ये होगी हमारी पावर। इसकी ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, वाट। इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गई, वाट हो गई। अब बच्चों एक मेगावाट, 1 मेगावाट में कितने, 10⁶ वाट हो गए। 1 किलो वाट में 10⁻³ वाट हो गए। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं, ये हो गया। अब उसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट है, ये है रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, अब इसमें हम दो रिलेशन पढ़ते हैं, एक तो I एंड R में हमारा पावर का रिलेशन क्या होता है, और V एंड R का रिलेशन क्या होता है। तो बच्चों क्या हो गया, P बराबर क्या हो गया, WE अपॉन T हो गया कि नहीं, समझ में आया। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये W बराबर लिख दो, मतलब कि W हो जाएगा हमारा Q इंटू V। ठीक है बच्चों, अब Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू होता है IT इंटू V अपॉन T। T से T कैंसिल हो गया, मतलब VI हो गया, VI आ गया कि नहीं, मतलब P बराबर क्या आ गया, VI। अब बच्चों हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, I यानी यहां पर रख दे, मतलब P बराबर हो जाएगा I²R। ये हो गया हमारा I और R में रिलेशन। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक पावर का समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक पावर इन टर्म ऑफ V एंड R। तो हमने P इक्वल टू क्या आ गया, V इंटू I आया कि नहीं, समझ में आया। अब यहां पे हम I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा, क्योंकि V और R में हमें रिलेशन चाहिए इलेक्ट्रिक पावर का। तो P बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू V अपॉन R, मतलब V² अपॉन R। तो P बराबर आ गया V² अपॉन R। ये अगला रिलेशन हो गया इन टर्म ऑफ V एंड R में। ये क्या था, I और R में रिलेशन था। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज हो याद रख लेना बच्चों, जो हमारा पावर है, पावर
इन टर्म ऑफ एनर्जी। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर बराबर या पावर इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड अपॉन टाइम टेकन। ये भी फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिलेशन रहेगा, हमारा रिलेशन बिटवीन कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो बच्चों देखो, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जूल। ठीक है बच्चों, क्या होती है? जूल। और कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगी हमारी? किलोवाट आवर। ठीक है बच्चों, ये क्या है? किलोवाट आवर होगी हमारी। अब बच्चों देखो, 1 किलोवाट आवर में अब हम फाइंड करेंगे कितने जूल होते हैं। अब बच्चों 1 किलो में हमें पता है कि 1000 होता है। वॉट ऐसे के ऐसे इंटू एच, इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 60 इंटू 60 सेकंड। तो बच्चों देखो 1000 ये आ गया, इंटू वोट को हम क्या लिख सकते हैं? जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड लिख लिया हमने, इंटू 60 इंटू 60 का इंटू करेंगे कितना आ गया? 3600 सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3600 और ये 3 जीरो और आ गए। जूल आ गया कि नहीं बच्चों? अब हम 1 2 3 4 5 6 मतलब 3.6 इंटू 10⁶ जूल, मतलब 1 किलोवाट आवर में कितने? 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं। और बच्चों एक यूनिट को ही हम 1 किलोवाट आवर बोलते हैं। समझ में आ गई कि नहीं? 1 यूनिट बराबर क्या हो गया? 1 किलोवाट आवर। अब बच्चों नेक्स्ट है तुम्हारा कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम, मतलब कितनी हमने एनर्जी कंज्यूम की है तो उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे? देखो, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम ये यूनिट के, तो पावर इंटू टाइम अपॉन 1000 कर देंगे। जो हमारी पावर होगी, पावर किस में रखेंगे? वाट में रखेंगे। और टाइम किस में रखेंगे? आवर में रखेंगे और 1000 का डिवाइड कर देंगे। अब ये आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो किसी भी इलेक्ट्रिसिटी बिल की नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम इंटू कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, मतलब इसमें हमने कितनी यूनिट कंज्यूम की है उसका इंटू, और 1 यूनिट कितने रुपए की है उसका इंटू करने के बाद हमारे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाएगा, मतलब टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। तो बच्चों अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या अगर कोई डाउट है जो मतलब जैसे कि किसी टॉपिक में आपको डाउट है तब भी आप बोल सकते हैं हमें कमेंट में। ठीक है बच्चों।